जय हिंद दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जहां सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि हमें क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन की डेप्थ की पता चलती है कि कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसको हम फर्स्ट शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के 50 क्वेश्चन को, जीएस के जो 50 क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एसएससी के सिलेबस में जिस तरह से जीएस का स्कोप बढ़ा है उसके लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी आप दोस्तों कंसेप्चुअल होकर पढ़ लें तो आप 25 में से 15 या 20 क्वेश्चन निश्चय ही कर लेंगे। दोस्तों एसएससी सीजन में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना होता है, उसके लेवल क्या होता है। दोस्तों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण में सुधार के लिए दूध अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों किस राज्य ने ऐसा पहल किया है? तो दोस्तों वो राज्य हो जाएगा केरल। दोस्तों जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित होते हैं, उनके पोषण से संबंधित होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देख लें। तो यहीं पे हम बात करें दोस्तों महिला एवं बाल विकास की, तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, उसके अंग के रूप में काम करता था। वहीं दोस्तों इसको 30 जनवरी 2006 को इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस विभाग को दोस्तों मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना होता है। इस मंत्रालय से जो भी महिला और बच्चों के पोषण से संबंधित की भी राज्य में योजनाएं बनते हैं, तो उसे आपको जरूर एक बार एक नज़र देख लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस आदर्श पर बल दिया था? दोस्तों रामकृष्ण की बात करें तो दोस्तों इनका मानना था मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन इनका मानना था कि गरीब और वंचितों में ही ईश्वर का वास होता है और वो इस मानव को ईश्वर का सूक्ष्म रूप मानते थे। और इन्हीं आदर्शों ने कहीं ना कहीं आप स्वामी विवेकानंद को अपनी तरफ आकर्षित किया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में किया था। तो रामकृष्ण के आदर्शों का जो प्रभाव स्वामी विवेकानंद पर ही पड़ा था कि उन्होंने देश और समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। दोस्तों शिकागो में जाके उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व से परिचय कराया था दोस्तों। तो उन्हीं के जन्मदिन को दोस्तों 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार में कुछ अन्य संगठन बने थे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किया था किसने किया था दोस्तों? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था। वहीं प्रार्थना समाज की दोस्तों प्रार्थना समाज जो था उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और आत्मा पांडुरंग ने किया था। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? दोस्तों वे कौन से राष्ट्रपति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। वहीं योजना आयोग की बात करें दोस्तों इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका जो प्रमुख कार्य दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। दोस्तों इसके अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया दोस्तों, जिसको थिंक टैंक भी कहते हैं। वहीं नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो दोस्तों हम इसे मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत में मुख्य 7 आणविक न्यूक्लियर रिएक्टर हैं दोस्तों। तो जो उत्तर प्रदेश में है वो नरौरा जो बुलंदशहर में स्थित है, राजस्थान में रावत भाटा है दोस्तों, वहीं गुजरात में दोस्तों काकरापार है दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट है, महाराष्ट्र में जो है दोस्तों वो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कर्नाटक में दोस्तों कैगा है, वहीं तमिलनाडु में दोस्तों 2 है कुरकुलम और कलपक्कम। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कुरकुलम है दोस्तों, ये पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आंसर में देख लेते हैं। हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पे पूछा है कि संयंत्र नहीं है? तो दोस्तों ये विजयवाड़ा हो जाएगा, विजयवाड़ा में नहीं है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? दोस्तों संसद की बात करें तो दोस्तों भाग 5 के 79 जो आर्टिकल है 79 में वहीं संसद के संरचना की बात किया गया है। दोस्तों संसद में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल होते हैं। दोस्तों वहीं संसद जो होती है वो राष्ट्रीय विधायिका होती है दोस्तों, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। वहीं दोस्तों राज्य विधायिका की बात करें तो इसमें विधानसभा तथा मंत्री परिषद शामिल होता है। दोस्तों ये पूरे राज्य के लिए कानून बनाती है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है
गाल्जी काय में परिपक्व भाग होता है, कौन सा होता है दोस्तों, कैसा होता है दोस्तों, तो पूछा है यहाँ पे, वो उत्तल टाइप का होता है, इस शेप का होता है दोस्तों। वहीं गाल्जी काय की बात करें तो गाल्जी काय दोस्तों इसे कैमिलो गाल्जी ने इसका खोज किया था, इसी के नाम पे गाल्जी काय से रखा गया है दोस्तों। इसका शेप जो होता है दोस्तों, ये सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है और ये थैलियों के रूप में पाया जाता है। वहीं दोस्तों इसके कार्य की फंक्शन की बात करें, इसका कार्य दोस्तों होता है प्रोटीन तथा विटामिन को जटिल रूप में परिवर्तित करता है। वहीं दोस्तों ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। वहीं दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन जो है, लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रीड़ा के लिए किया जाता है दोस्तों, किस क्रीड़ा के लिए किया जाता है बैक स्टिक, तो वो हॉकी क्रीड़ा के लिए किया जाता है। वहीं दोस्तों अन्य शब्दावली जो है, पेनाल्टी है, स्ट्रोक है, स्कूप साइड है, लाइन है और इधर रेफरी है दोस्तों। वहीं अवार्ड की बात करें दोस्तों तो इसे बेटन कप और रंगास्वामी कप और आगा खां कप इसी में किससे संबंधित हो। वहीं दोस्तों उबेर और थॉमस कप बेहद इंपॉर्टेंट है, दोस्तों पूछा जाता है किस खेल में दिया जाता है, बैडमिंटन में। डूरंड कप किससे संबंधित है, वो फुटबॉल से। वहीं दोस्तों बैडमिंटन की बात करें तो ये किस देश की राष्ट्रीय खेल है, इंडोनेशिया और मलेशिया का दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं वॉलीबॉल दोस्तों, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, इसे याद रखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, जून 2022 में केंद्रीय कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए केंद्रीय बोर्ड के जो भी नियुक्तियां होती हैं उसे आप ध्यान में रखें। उसके अध्यक्ष पूछा है तो यहाँ पे नितिन गुप्ता हो जाएगा दोस्तों। नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग को मनाने के लिए क्या थीम रखी गई थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को दोस्तों मनाया जाता है। और ये दूसरा पूछा है, दूसरे के यानी कि पहले को हम देख लेते हैं। पहले का जो थीम था दोस्तों ये शांति के लिए योग था। वहीं दूसरे के लिए दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग रखा था, जो दोस्तों कब हुआ था, 2015 में हुआ था दोस्तों। ये पहला जो 2015 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था दोस्तों, ये दूसरा वाला 2016 में हुआ था दोस्तों। ये सतत विकास लक्ष्य जो यूनाइटेड नेशन ने एसडीजी के 17 गोल निर्धारित किए हैं, इसलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतत विकास लक्ष्य दोस्तों उसकी प्राप्ति के लिए रखा गया था। वहीं दोस्तों 2022 में दोस्तों 2022 में कहाँ हुआ था, मैसूर में हुआ था दोस्तों। इसमें जो थीम रखा गया था मानवता के लिए योग रखा गया था दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों बैसाखी मनाई जाती है दोस्तों। वहीं बात करें खालसा पंथ की, खालसा पंथ का दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना किया था, किस राजवंश ने किया था दोस्तों, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो इसकी राजधानी हम्पी था। इसमें जो शासक वंश थे वो पहले संगम, दूसरे नंबर पे सालू वंश आए थे दोस्तों, सालू और फिर तुलु आए हैं दोस्तों, तुलु, फिर उसके बाद आए आरवीडू दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऑर्डर था उनका शासन करने का। तो इसका जो संगम वंश में हरिहर और बुक्का जो थे उन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर, संगम राजवंश ने विजयनगर की स्थापना रखा था। तो इससे अन्य रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो संगम राजवंश के 2 प्रतापी राजा थे। देवराय प्रथम जिसे इटली का यात्री आया था, निकोली कोंटी दोस्तों। वहीं देवराय द्वितीय के समय में दोस्तों अब्दुल रज्जाक आया था जो फ्रांस का राजदूत था दोस्तों। वहीं तुलु वंश में दोस्तों तुलु वंश जो था उसमें उसके जो सबसे प्रतापी राजा थे कृष्ण देवराय, और उन्हीं के दरबार में तेनालीराम रहता था। कृष्ण देवराय के दरबार में दोस्तों पुर्तगाली जो यात्री आया था डोमिनोस पायस दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इसको कि 1556 में दोस्तों जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था वो युद्ध कौन सा था, तो वो उसी को राक्षस तंगड़ी कहते हैं, बनिहट्टी का युद्ध कहते हैं, तलिकोटा का युद्ध दोस्तों कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पतन हुआ था दोस्तों, उसी में पराजित हुआ था। वहीं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर 4 हो जाएगा। वहीं 15 अगस्त को दोस्तों कौन नहीं जानता, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 31 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, 31 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों मनाया जाता है। किसके बर्थडे पर, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के। वहीं 14 नवंबर को दोस्तों आपने मिठाइयाँ जरूर खाई होंगी दोस्तों, बाल दिवस मनाया जाता है और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे राइट आंसर हो जाएगा अपरदन कहते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अपक्षय जो होता है वो पृथ्वी पर जो होता है वो चट्टानों के टूट फूट को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं दोस्तों। वहीं अवसादन दोस्तों क्या किसे कहते हैं? जो नदियों द्वारा अवसादों को इकट्ठा करता है, छोटी छोटी महीन कणों को अपनी तली में बैठाता है, उसे अवसादन कहते हैं। वहीं दोस्तों कायांतरण जो होता है वो दोस्तों जैसे कोई जानवर पैदा होता है या कोई अंडे से निकलता है कोई जीव, तो उसकी कोशिकाओं में कम समय में दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है, तो उसे कायांतरण कहते हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। पादपों में जाइलम ऊतक किस भाग में उसका भोजन भंडारण करता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जाइलम परेनाइका। वहीं दोस्तों जाइलम ऊतक का जो कार्य होता है, मान लीजिए ये पेड़ हो गया कोई, ये पेड़ हो गया, और जाइलम ऊतक क्या करता है कि जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। वहीं दोस्तों फ्लोएम का कार्य होता है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं उनको पौधों के अन्य भागों में, सभी भागों में भेजने का कार्य फ्लोएम करता है। वहीं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण विकास नीति की घोषणा की गई है? दोस्तों ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नहीं पढ़े हैं फिर भी वहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ऊंट संरक्षण, दोस्तों ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक घुंटर कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए ग्रैमी अवार्ड 2015 में दोस्तों ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकी केज दोस्तों, हो जाएगा रिकी केज, 4 नंबर हो जाएगा रिकी केज दोस्तों। वहीं ग्रैमी अवार्ड की बात करें दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड जो होता है संगीत क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए दिया गया सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो ग्रैमी अवार्ड विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, तो इसे जरूर देखें करंट में जो भी पूछा जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप में जाना गया? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसका पहले नाम ब्रह्म समाज था दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रह्म समाज हो जाएगा। वहीं आर्य समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? अमजद अली खान को दोस्तों सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 मुख्य संगीत हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद दोस्तों अकबर के काल में इसे संरक्षण मिला था, जिसे तानसेन संबंधित थे। वहीं ख्याल से दोस्तों ये जौनपुर जो सरकी सल्तनत था उसके संरक्षण में ये इसको ख्याति मिली थी। वहीं ठुमरी दोस्तों बनारस और लखनऊ क्षेत्र में फेमस है, जो कत्थक से भी संबंधित है दोस्तों। वहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादक हैं, और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि डेसिबल किसकी इकाई होता है? ध्वनि का इकाई होता है दोस्तों। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। जूल दोस्तों उष्मा और कार्य की दोनों का मात्रक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। वहीं दोस्तों एम्पियर की बात करें तो ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन विधियों में से एक नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन दोस्तों व्यय, आय और उत्पाद विधि पर होता है। बैंकिंग विधि दोस्तों इसमें नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अनबुझा चूना या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र बताइए? तो राइट आंसर जो होगा CaO, इसी को बिना बुझा चूना कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वहीं दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे बिना बुझा चूना किसे कहते हैं? CaO। बुझा चूना CaOH का ट्वाइस, OH का ट्वाइस दोस्तों इस तरह से लिखिएगा, ऐसे होगा। और वहीं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। धावन सोडा और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। नीलात होता है, और कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो COSO4 5H2O। कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र होता है या जिप्सम जिसे कहते हैं वो CaSO4 होता है दोस्तों *2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। दोस्तों इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ये कुछ फेमस सूत्र हैं जिसे बार बार पूछा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है,
भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वायुदूत एयरलाइन दोस्तों ये क्षेत्रीय एयरलाइंस है जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में सेवा देने के लिए बनी थी। ये दोस्तों इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का संयुक्त उद्यम है दोस्तों, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। वहीं कुछ दोस्तों अन्य एयरलाइंस की बात करें तो दोस्तों एयर इंडिया की स्थापना सबसे पहले एयर इंडिया 1932 में दोस्तों चली थी, और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो 2004 में चली थी, और वहीं दोस्तों विस्तारा की बात करें तो 2013 में विस्तारा चली थी दोस्तों। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कोयले का जलना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ संयोजन अपक्रिया के बारे में हम देख लेते हैं। संयोजन अपक्रिया होता है दोस्तों दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का जब निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे चूना और जल को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चूना और जल मिला देंगे दोस्तों तो हो जाएगा बुझा हुआ चूना दोस्तों। और वहीं वियोजन अपक्रिया की बात करें दोस्तों तो एक अभिकारक होता है जो टूटकर अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O को ले लें तो दोस्तों वो बना देगा बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम अगले द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया में दो विपरीत परमाणु समूह मिलकर के आपस में आयनों का आदान प्रदान करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो होता है जैसे मान लीजिए कि NaCl हो गया, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव मिल करके NaCl का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया आ गया। वहीं विस्थापन अपक्रिया की बात करें तो एक तत्व दोस्तों दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O, अगर हम इसमें जिंक को ऐड करें दोस्तों तो ये ZnSO4 प्लस 2H2O और फिर उसके बाद Cu को दोस्तों बाहर कर देता है। तो यहाँ पे किसको स्थानांतरित करके बना है, विस्थापित करके बना है, ये Cu को। तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों कोयले का जलना पूछा है तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ए होगा, संयोजन अपक्रिया। दोस्तों कोई भी पदार्थ जब जलता है उसे अधिकांशतः संयोजन अपक्रिया में रखते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दोस्तों एटलस रखे होंगे तो एटलस में देखिएगा सारे मैप वहाँ पे क्लियर कट लिखे हुए हैं। अगर आप देखते होंगे तो यहाँ से आपका सारी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों तो इसका पूर्वी जो छोर था वो आलमगीरपुर मथुरा में था। आलमगीर इधर बुरजाहोम था सबसे उत्तर में, और सबसे पश्चिम में दोस्तों सुटका गेंडोर था, और सबसे नॉर्थ में जो था दायमाबाद था दोस्तों। वहीं हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी पाया जाता है। गुजरात में लोथल है दोस्तों, लोथल और धौलावीरा पाया जाता है। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगन है, लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों कोई भी प्लेस नहीं पाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर 3 हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों वो 19 से लेकर के 22 तक है। 19 में दोस्तों है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 20 में दोस्तों अपराधों में दोष सिद्धि का संरक्षण, 21 में दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं 22 में दोस्तों है निवारक निरोध से संरक्षण। वहीं दोस्तों एक आर्टिकल 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया तो वो शिक्षा का अधिकार 21A में रखा गया है। यहाँ पूछा गया कि स्वतंत्रता में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। जान है तो जहान है दोस्तों, जान ही नहीं रहेगा तो अधिकार से क्या मतलब, राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन को देख लिया है। वहीं दोस्तों हम देखें दूसरे शिफ्ट का जो 1 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट में हुआ था, उसके 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वुहान चीन, जहाँ से दोस्तों कोरोना का उद्गम हुआ था दोस्तों, उस समय नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है, थोड़ा सा दोस्तों डीप में गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कीजिए, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। जीएस में 25 क्वेश्चन में 20 के आसपास जाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे छोड़ना चाहिए दोस्तों। कुछ क्वेश्चन को आप जानबूझ के छोड़िए दोस्तों, तो उसमें से एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो लगाइए, नहीं तो रिस्क लेकर के लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना सबसे बेटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ है? तो वहीं दोस्तों संगम कविताओं की बात करें दोस्तों, जो संगम दक्षिण भारत में 3 राजवंश थे, चोल चेरपांड, वही संगम साहित्य का निर्माण करते हैं। तो पूछा गया है कि मुवेंदार किससे संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मुखिया दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
उन जीवों का उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में होते हैं। दोस्तों जेलीफिश की बात करें तो दोस्तों ये जंतु जगत के संघ सीलेंट्रेटा का भाग है। दोस्तों संघ सीलेंट्रेटा का उदाहरण है। दोस्तों वहीं कवक की बात करें दोस्तों, कवक जो होता है उसके अध्ययन को जो कहते हैं मायोइकोलॉजी कहते हैं, और इसका जो सेल वॉल होता है वो दोस्तों काइटिन का बना होता है और पौधों में गंभीर रोग पैदा करते हैं। वहीं मानव में भी कवक रोग होते हैं, जैसे दमा, खाज, दाद, एथलीट फूट, गंजापन, ये कवक से होते हैं। दोस्तों प्लवक की बात करें, प्लवक जो होते हैं वो जलधारा में प्रवाहित होने वाले बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें दोस्तों गति करने के लिए, उन्हें तैरने के लिए उनके अंग विकसित नहीं होते हैं। दोस्तों प्लवकों को खा करके दोस्तों मछलियाँ बड़ी होती हैं और ये समुद्र खाद्य श्रृंखला का आधार होता है। दोस्तों वहीं दोस्तों प्राणी प्लवक की बात करें, प्राणी प्लवक जो होते हैं वो, वहीं पादप प्लवक की बात करें दोस्तों तो ये सूक्ष्म जलीय जंतु होते हैं जो तालाब, नदी और सागर में पानी की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पानी की सतह में पाए जाते हैं। वहीं प्राणी प्लवक जो होते हैं ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये सतह और तली दोनों में वास करते हैं, इनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है। तो दोस्तों वो राइट आंसर जो हो जाएगा प्राणी प्लवक हो जाएगा 1 नंबर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं और आप थोड़ा सा अगर तार्किकता से सोचें तो ये आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। इस तरह से सोचें कि 2022 में दोस्तों इस समय जो है राजस्थान में ही, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और हिमाचल प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो राजस्थान में ही दोस्तों कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहीं पे ये इंदिरा गांधी योजनाएं लागू होंगी दोस्तों। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिस्क लेके लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए क्षेत्रों में से कौन मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो दोस्तों निजी कंपनी अपनी प्रॉफिट देखती है, विदेशी कंपनी भी अपनी प्रॉफिट देखती है, सहकारी का भी दोस्तों लगभग उद्देश्य लाभ ही होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सरकार जो है, दोस्तों सरकार पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल जो बनाती है वो सामाजिक कल्याण के लिए बनाती है और वो सार्वजनिक होता है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों बहुत ही आसानी क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या थोड़ी सी राजनीति से जुड़े होंगे तो राइट आंसर आपको पता चल जाएगा, नीतीश कुमार है दोस्तों। वहीं तेजस्वी यादव दोस्तों लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की हम बात करें, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी? दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया गया था। वहीं दोस्तों BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों युवा ओलंपिक खेलों की बात करें तो ये 4 साल में एक बार होता है और ये 2 भागों में विभाजित होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। दोस्तों ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल पहला जो हुआ था वो 2010 में सिंगापुर में हुआ था। वहीं दोस्तों करंट अफेयर की बात करें 4 साल में एक बार होता है, तो ये 2018 में ब्यूनस आयर्स में हुआ था कब, और 2023 में ये प्रस्तावित है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और शीतकालीन की बात करें, शीतकालीन का पहला संस्करण 2012 में इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था। वहीं 2020 में लुसर्ने स्विट्जरलैंड में हुआ था। 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल प्रस्तावित है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट आंसर जो होगा, पहला जो हुआ था वो सिंगापुर में हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप खेलों के बैकग्राउंड में भी जाएँ, ओलंपिक खेल के भी बैकग्राउंड में थोड़ा जाएँ तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, भाग 5 के 63 से लेकर के 70 तक इनका उल्लेख किया गया है। वहीं 63 में कहा गया है भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, और वहीं दोस्तों 64 में जो कहा गया है ये भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। किसके? राज्यसभा के सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। वहीं इनके चुनाव की बात करें दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से इनका चुनाव होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। वहीं कोशिका चक्र के बारे में बात करें तो इसमें कोशिका चक्र में दोस्तों, वहीं दोस्तों कोशिका चक्र की बात करें, कोशिका चक्र में दोस्तों कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, यानी कि इसमें कोशिकाओं का वृद्धि और विकास होता है जो अलग अलग अवस्थाओं में होता है दोस्तों। एक होता है अंतरावस्था और दूसरा जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। अंतरावस्था में दोस्तों 4 स्टेज होते हैं, जीवन,
यस और G2 और फिर उसके बाद माइटोसिस यम होता है दोस्तों। जीवन स्टेज में दोस्तों कोशिका का विकास होता है और अगले स्टेज की तैयारी के लिए इसमें कार्य होता है। वहीं एस स्टेज में दोस्तों डीएनए का संश्लेषण होता है और वो अगले स्टेज में जाता है जिसे G2 कहते हैं। G2 स्टेज में दोस्तों कोशिका का विकास और अगले स्टेज में जाने की तैयारी होती है। जहाँ वो अगले स्टेज यम में जाता है, माइटोसिस में जाता है, तो यहाँ कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों। कोशिका का विभाजन यम स्टेज में होता है। और वहीं दोस्तों G1 और G2 में क्या होता है, कोशिका का विकास होता है और यस स्टेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं यम चरण में दोस्तों, यम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है। नहीं दोस्तों, जो शारीरिक रूप से बड़ी होने का काम G1 और G2 में होता है। और अगले क्वेश्चन में देखें दोस्तों, यस चरण में डीएनए का प्रकृति बनती है दोस्तों, तो ये राइट है। डीएनए की प्रतिकृति कहाँ बनती है, यस स्टेज में। वहीं G1 चरण में दोस्तों क्या होता है, कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों का प्रतिकृति बनती है। प्रतिकृति का मतलब हो दोस्तों उसको विकास होता है, उसी का सेम आकार की दूसरी आकृति बनती है, तो इसमें ये भी सही है। वहीं दोस्तों समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 में होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे यम चरण में दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा कौन सा असत्य है, तो दोस्तों असत्य जो है वो पहला है। यम चरण में क्या होता है दोस्तों, कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तान संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे, यानी कि किस शैली का इन्होंने प्रतिपादन किया था दोस्तों। पूछा है कि यानी कि किस स्कूल या घराने का इन्होंने प्रतिपादन किया था। दोस्तों घराना जो वर्ड होता है वो घर या परिवार से मिलकर बना होता है, जहाँ से कोई संगीत की विचारधारा जुड़ी होती है, वो क्षेत्र होता है दोस्तों। जहाँ से कोई विचारधारा जुड़ी होती है, जहाँ से कोई नर्तक या नर्तकी या संगीतकार जुड़ा होता है, उसी को घराना कहते हैं। वहीं जयपुर घराना का दोस्तों मनरंग भूपत खान ने किया था। दिल्ली घराना का संत हजरत अमीर खुसरो ने किया था। किराना घराना का दोस्तों अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने किया था। और दोस्तों यही किराने घराने से भीमसेन जोशी जिसे 2008 में भारत रत्न मिला था दोस्तों, किससे जुड़े थे, वो किराना घराने से जुड़े। वहीं ग्वालियर घराने से दोस्तों कृष्ण राव शंकर पंडित और विष्णु पलुस्कर जुड़े थे। तो यहाँ पे पूछा है अब्दुल करीम खान दोस्तों, राइट आंसर जो होगा वो किराना घराने से जुड़े हैं, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति दोस्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों राजस्थान में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, तो ये जनवरी में मनाया जाता है। वहीं बीकानेर के दोस्तों ये जनवरी में मनाया जाता है, इसे ऊँट महोत्सव भी कहते हैं। वहीं दोस्तों ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। कहा जाता है कि केरल के राजा महाबली के सुशासन के स्मरण के लिए और उनके स्वागत के लिए इसको मनाया जाता है। और यह दोस्तों अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इसमें जिस तरह से उत्तर भारत में दिवाली मनाते हैं, घर की सजावट, साफ़ सफाई और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, दिया जलाए जाते हैं, उसी तरह ओणम में भी इसी तरह का सजावट और खान पान होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 2, इसे अगस्त सितंबर में दोस्तों मनाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जीवाणु कशाभिका के 3 भाग कौन से होते हैं। दोस्तों ये पूछा है बैक्टीरिया की कशाभिका में 3 भाग कौन से होते हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फिलामेंट, हुक और आधारी सिरा होगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया की बात करें तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूएनहाक ने किया था। इसका जो नाम दिया था एरेनबर्ग ने दिया था। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, वो मोनोरा जगत में इसे, और यह मोनोरा जगत से संबंधित होता है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ वाष्पोत्सर्जन और जल की नमी को बचाने के लिए उनकी पत्तियों में दोस्तों कांटे पाए जाते हैं और उन पत्तियाँ मोम टाइप की होती हैं, जैसे आपने नागफनी और बबूल देखा होगा। वहीं दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश की वनस्पतियों की बात करें दोस्तों, तो ये ध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी और अल्पाइन टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें ओक, चीड़ और देवदार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं अत्यधिक वर्षा क्षेत्रों में दोस्तों बात करें तो अत्यधिक वर्षा क्षेत्रों को सदाबहार वन क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियाँ वर्ष भर नहीं गिरती हैं दोस्तों, हर हमेशा हरा भरा रहते हैं। तो ये घने वृक्ष होते हैं दोस्तों, यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है वो सतह तक नहीं जा पाती, इतने घने होते हैं दोस्तों। वहीं हम भूमध्य सागरीय वनस्पतियों की बात करें दोस्तों, इसमें भी वाष्पोत्सर्जन और नमी को बनाए रखने के लिए दोस्तों मोटी छाल वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनकी पत्तियाँ मोमी और छोटी आकार की होती हैं, जिसमें कुछ फेमस वनस्पतियाँ हैं जैसे चीड़, ओक, सीडर, चीड़, ओक, सीडर, वालनट, कार्कवुड।
ये वनस्पतियाँ दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती है दोस्तों। वालनट और कार्कवुड दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों आर्कवुड से दोस्तों शराब बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के काल में। संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था और उस समय प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी थी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और यह स्वर्ण सिंह समूर्ति के संस्तुति से जोड़ा गया था दोस्तों। वहीं दोस्तों नरसिम्हा राव में 1991 में नई आर्थिक पॉलिसी लाई गई थी जिसे LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और वहीं दोस्तों चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए बहुत ही काम किए थे। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की बात करें दोस्तों, इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इनका जो फेमस है वो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था दोस्तों। हम आगे क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है दोस्तों? विभिन्न प्रकार के कोयले में दोस्तों कार्बन की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। तो वहीं पीट में दोस्तों बात करें तो ये 50 से 60% पाई जाती है। पीट में 50 से 60%, लिग्नाइट में दोस्तों 60 से 70% पाई जाती है। और वहीं बिटुमिनस में दोस्तों 80% तक, 70 से 80% तक कार्बन मात्रा पाई जाती है। एंथ्रासाइड में दोस्तों 80 से लेकर के 85 तक दोस्तों % तक कोयले की उच्चतम गुणवत्ता पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा एंथ्रासाइड हो जाएगा दोस्तों। सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइड होता है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। त्वरण का SI मात्रक है। त्वरण का SI मात्रक पूछा है दोस्तों। त्वरण दोस्तों होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे दर होता है दोस्तों। वहीं वेग का जो होता है तो SI मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। वहीं दर की बात करें दोस्तों, दर हो जाएगा यस, टाइम हो जाएगा, टाइम यस हो जाएगा, मतलब MS स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, MS स्क्वायर। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। इस तरह से दोस्तों कौशल निर्माण और श्रमिकों के लिए दोस्तों भारत सरकार ने भी कई योजनाओं को चलाया था दोस्तों, इसलिए आप उसको जरूर रट लें दोस्तों, उसको याद कर लें दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी फसलें हैं दोस्तों? दोस्तों रबी फसलें यानी कि गेहूं के समय जो फसलें बोई जाती हैं उनकी बात कर रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं जौ और चना ही दोस्तों गेहूं के समय बोई जाती है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। वहीं दोस्तों धान और कपास की बात करें तो ये टोटल खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ दोस्तों रबी की फसल है, लेकिन ज्वार जो है किसकी फसल है? वो खरीफ की फसल है। मक्का और मटर, मक्का दोस्तों खरीफ की फसल है और मटर जो है वो रबी की फसल है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखा था। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? बेकिंग सोडा का क्या होता है दोस्तों? Na सोडियम बाइकार्बोनेट्स, NaHCO3। जिप्सम का दोस्तों CuSO4.2H2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों CaOCl2 होता है दोस्तों। धावन सोडा की बात करें दोस्तों सोडियम नाइट्रेट होता है, Na2CO3 दोस्तों। यहाँ पे CaOCl2 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी मिला था दोस्तों, हर शिफ्ट में ऐसी तरह क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों। इसे आप नोट कर लें दोस्तों, अच्छे से इसे तैयार कर लें। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको फुल नंबर देगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। हम आगे बात करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में कहाँ हाउस की स्थापना किया था? कहाँ पर किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंदन में किया था दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और वहीं दोस्तों 1913 में लाला हरदयाल ने दोस्तों सैन फ्रांसिस्को US में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था, जिससे जुड़े हुए थे कौन कौन जुड़े हुए थे दोस्तों गदर पार्टी से? सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल दोस्तों। लाला हरदयाल इसके महामंत्री थे और सोहन लाल भाखना पहले इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। वहीं मैडम भिकाजी कामा दोस्तों, ये जर्मनी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजन में तिरंगा फहराने के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी दोस्तों? दोस्तों इसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ज्योतिबा फूले, थोड़ा सा आप तर्क लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले कहाँ से जुड़े हुए थे दोस्तों? महाराष्ट्र से जुड़े थे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। वहीं ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले दोस्तों जीवन भर
महिला, दलित और वंचित वर्गों के लिए काम किया है दोस्तों। और इन्होंने एक संगठन की स्थापना किया था जिसका नाम है दोस्तों सत्य शोधक समाज दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण या भारत रत्न से जो भी जुड़े लोग हैं उनका आप एक लिस्ट बना लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह है दोस्तों। वो सोनल मानसिंह को दोस्तों उड़ीसा और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं और इन्हें 1992 में पद्म भूषण मिला था दोस्तों। वहीं 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। और वहीं दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को दोस्तों भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से ये जुड़ी हुई हैं और इन्हें 2001 में पद्म भूषण मिला था। वहीं दोस्तों अगर बात करें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी किस नृत्य से जुड़े हैं? तो कथक से जुड़े हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों? गुजरात में दोस्तों गरबा, डांडिया रास, रासलीला और बिछुड़ो और एक फेमस नृत्य है दोस्तों टिप्पानी जो गुजरात से जुड़ा हुआ है। झारखंड की बात करें दोस्तों वहाँ जट जाटिन और विदेशिया दोस्तों बिहार से भी जुड़ा हुआ है और जट जाटिन भी जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों पांडवानी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में दोस्तों बिहू नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों रऊफ है और राजस्थान में दोस्तों कालबेलिया और घूमर दोस्तों भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे ऑप्शन में देख लेते हैं तो पूछा है गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है कौन सा? विदेशिया दोस्तों कहाँ से? बिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें दोस्तों। यहाँ पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना दिया गया है और उसमें मॉडल और उसकी उद्देश्य को दिया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों किससे जुड़ी हुई थी? हराल्ड डोमर मॉडल से। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही युग्म है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से बात करें दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों एक तीव्र औद्योगिकरण, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का था, तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग। और वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों राइट है, यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा दोस्तों। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना किससे जुड़ा हुआ था? हराल्ड डोमर से, कृषि क्षेत्र पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। वहीं दोस्तों अगर रोलिंग मॉडल पूछे तो कहाँ पे किससे संबंधित है? छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस तरह से हमने दोनों शिफ्ट के 50 क्वेश्चन को देख लिया। इस तरह से आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ है, आपकी तैयारी कहाँ है दोस्तों। धन्यवाद।